जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो अभी आपका लेटेस्ट हुआ था 2022-23 का, उसको तो कवर कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड हुआ था 2011 से लेके जितने भी आपके ऑफलाइन मोड हुए हैं उसको भी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपका सीटेट एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड होगा, तो ज़रूरी है कि हम सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे ऑफलाइन मोड से उसको भी कवर किया जाए। सीटेट एग्जाम में दोस्तों जितना जरूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल हैं, उतना ही ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस क्यों करते हैं, आपको पहले हम ये बता देते हैं। जो सीटेट एग्जाम होता है दोस्तों, वो आपके थिंकिंग के बेस पे होता है, आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से किसी सवाल का जवाब सोच सकते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितना है। इसलिए उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सब लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे। जब हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाएंगे दोस्तों, तो हमको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हम तुरंत उसको लैंग्वेज को समझ जाएंगे, हमने इस तरीके से क्वेश्चन हल किया था तो वैसा ही क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों हम सब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर करते हैं, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आज जो सब्जेक्ट को हम सब कवर करेंगे वह सब्जेक्ट आपका है CDP बाल विकास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के रिलेटेड नए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी डेली सॉल्व कराया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बाल विकास है शिक्षा शास्त्र, इसमें दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 नंबर पूरे टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 है आपका शिक्षण रहेगा, 15 से आपका जो विषय वस्तु होता है उससे रहेगा। तो इसमें हम कवर कर जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है, कुछ ऑप्शन दिए गए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप किसे मानेंगे। ऑप्शन पहला है धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। लास्ट ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें धैर्य नहीं रखेंगे, दृढ़ता नहीं रहेगी, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कोई भी, जैसे प्राथमिक बच्चे होते हैं जल्दी नहीं सीखते, आप एक बार बताएं, 2 बार बताएं, अगर वो नहीं सीख पा रहे तो आप झल्ला जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसमें धैर्य बनाया होगा। एक बार नहीं सीखा तो बच्चा 2 बार नहीं सीखा, 3 बार, आप बार बार उनको अभ्यास कराएंगे तो जरूर सीखेंगे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, धैर्य दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। कह रहे हैं कि आप शिक्षक के लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण आज़ादी दिए हैं कि कहीं भी अनुमति देते हैं, कहीं भी बच्चा बैठकर अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कुछ बच्चे जो है समूह में बैठते हैं, कुछ बच्चे अलग बैठते हैं। आप पे जो उसके गार्जियन है उनको यह नहीं पसंद आता, आप उनसे निपटने के लिए, उनको समझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या फिर अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक को के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों जो इसमें बात अभी देखो, सी ऑप्शन डी ऑप्शन तो होगा नहीं कि निकाल लें, नाम कटा लें या फिर शिकायत कर दें, ये सब नहीं। जो ऑप्शन बी है, कह रहे हैं कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उस पर चर्चा करिए। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें तो उस पर विश्वास करिए कि जो एक टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसके फ़ायदे के लिए होगा। इसलिए ऑप्शन बी एकदम सही है दोस्तों, आप पे उस पर शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो पेपर आपका हुआ था दोस्तों, यह 26 जून 2011 में हुआ था आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह अवस्था जब बच्चा
तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाएगा। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा, कह रहे हैं तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है, तो चिंतन कर रहा है तो आपका दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर दोस्तों इसमें बात किया जाए तो किस एज के बच्चे आएंगे, तो 7 से जो 11 वर्ष के बच्चे होते हैं आपके, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या फिर मन का चित्र बनाने से, या फिर सी ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर लास्ट ऑप्शन है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। दोस्तों जो कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही होगा, कह रहे हैं मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर इसको हम और अच्छे से समझे तो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो करने से पहले अपने मन के अंदर एक रूपरेखा बना लीजिए। जब आप उस रूपरेखा बना लेंगे, हमको यह काम करना है, इस तरीके से करना है, जब एक फिगर बन जाएगा तो वही कह रहे हैं ना मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो सी आपका सही होगा कि आप पहले एक फिगर बना, आप जाहिर ही बात है कोई काम करने का प्रयास करेंगे तो एक भूमिका रूपरेखा तो बनेगा, तभी तो आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका हो उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करने। तो दोस्तों ये गलत होगा। ऐसे ऑप्शन आपको कभी नहीं टिक करना है जिसमें महंगी सामान या फिर अच्छा कलम, अच्छा पेन, तो ये सब नहीं भाई। पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। ये कुछ हद तक सही है दोस्तों। अगला आप देखते हैं, जो अगर वो नहीं दूसरे तीसरे और चौथे नहीं सही होंगे तो यही आपका सही होगा। कह रहे हैं कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब देखिए दोस्तों, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है इसमें ऑप्शन आपके सभी सही रहते हैं, ऑप्शन सभी सही रहते हैं, लेकिन सब में कौन सबसे बेटर है? सब ऑप्शन तो सब सही है, लेकिन उसमें कौन सबसे ज़्यादा उस क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा उस क्वेश्चन पे सटीक बैठ रहा है। तो इसमें जो पूछ रहा है इसमें पहले समझते हैं विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो सरल रोचक पुस्तक प्रयोग करना या फिर कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो लास्ट ऑप्शन है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये दोस्तों सही होगा आपका डी, क्योंकि दोस्तों अभी आपने शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें, मान ली कोई तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सब बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख पाएगा। कुछ बच्चे हैं दूसरे तरीके से सीखेंगे, कुछ बच्चे हैं दूसरे तरीके से सीखेंगे। जाहिर सी बात है अगर आप एक ही जो पढ़ाने का आपका तरीका है एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे आपके उस तरीके से सीख जाएंगे, कुछ बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो वही कह रहे हैं क्षमता के अनुरूप, जिस बालक की जिस हिसाब से क्षमता हो उसके अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर दोस्त। अगला क्वेश्चन है, कहने के निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अगला है विद्यालय जीवन का प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर सी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तभी तो दोस्तों उनका जो सृजनात्मकता है उनका विकास होगा, उनके अंदर जो सृजनात्मकता है उनका पोषण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था
में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन है पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से आपके 2 वर्ष तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 7 से 11 वर्ष तक चलता है। तो जो आपको बताना है किसमें जो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक करने लगता है, नियम बनाने लगता है, या फिर तार्किक चिंतन करने लगता है, ये सारी प्रक्रियाएं दोस्तों आपके ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था तक दोस्तों जो आपके 12 वर्ष के ऊपर बच्चे हो जाते हैं उनके सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत अच्छे से सोच लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। करेंगे सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या फिर सी ऑप्शन है कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर लास्ट ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर आप बालक को कोई चीज़ सिखा रहे हैं उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखा रहे हैं तो बालक बहुत जल्दी सीखेगा। वही कह रहे हैं कि बालक को पहले उनके वास्तविक जीवन से उदाहरण दीजिए, उनके वास्तविक जीवन को बताइए, उनके जो पूर्व ज्ञान है उससे कोई चीज़ कनेक्ट करके पढ़ाइए, बालक बहुत जल्दी सीखेगा। डी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। किसकी दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन है पहला सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या फिर सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या फिर अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप जो सीखेंगे सिर्फ स्कूल में ही सीखेंगे, आप स्कूल के बाहर भी लगातार सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ स्कूल से सीखते हैं, आप जो बेसिक नॉलेज है वो अपने घर से सीख के जाते हैं। बालक जब स्कूल जाता है तो जो और चीज़ें हैं घर से ही सीख के जाता है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, गिनती पहाड़ा कुछ ना कुछ घर से सीख के तभी स्कूल जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीखना सिर्फ आपका शिक्षण संस्थान में होगा, बाकी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी, जाहिर सी बात है दोस्तों, एक लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है तो नहीं के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी गलत है तो गलत के साथ डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिवादी विद्यार्थी, एक 5वीं कक्षा का दृष्टिवादी विद्यार्थी है, तो अब क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि माता पिता मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या फिर के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और उसे सीखने के लिए, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहा है, तो उसे श्रव्य सीडी, उसे श्रव्य के माध्यम से सिखाइए। दोस्तों जैसे सीखना होता है आपका श्रव्य दृश्य, एक होता है दृश्य श्रव्य। तो कुछ चीज़ आप दिखा के, जो चीज़ बच्चे नहीं सुन पाते हैं उन्हें दिखा के बताइए, जो नहीं देख पाते हैं उनको आप लेक्चर के मेथड से या फिर उन्हें सुना के बताइए। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? श्रव्य सीडी का माध्यम का उपयोग करेंगे और उसे सभी समान बच्चों के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे पीछे बैठा दें, उसे सबसे अलग समझे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, आपके क्वेश्चन में जो भी नहीं पूछे दोस्तों उसको आप एक मार्क बना दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन जल्दी पढ़ने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है पहला संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर सानिध्य संगीत की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं कि शरीर के जो कि
सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूछ रहे हैं, असावधानता का संबंध नहीं है, तो जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना, तो ये दोस्तों आपका नहीं है, और इसमें नहीं है तो नहीं की गलत के साथ चला जाएगा। बाकी सारे दोस्तों जो कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं, जैसे संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था आपके संबंधित है, सानिध्य संगीत की अवस्था, ये भी आपके सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं। डी भी है, तो फिर जो गलत है और गलत के साथ चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, या फिर सभागार, घर, खेल का मैदान। तो आपको इसमें बताना है, जो कि राइट आंसर आपका होगा विद्यालय में कक्षा पर्यावरण। यहाँ पे दोस्तों जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें परिभाषित करने की बात करेंगे, अब कहाँ पे बालक के जो सब विकास है दोस्तों उसको सबसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो जो विद्यालय में कक्षा पर्यावरण है वहाँ पे आप सबसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें खाली जगह करें कि पहले खाली जगह करें को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक? ऑप्शन है पहला है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यह आपका दोस्तों यह आपका अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगर हमसे अभिप्रेरित की बात करें तो अभिप्रेरित का क्या होता है? जैसे अभिप्रेरित मतलब होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि किसी को आप प्रोत्साहित करें, जिसे करें अभिप्रेरित करना, मतलब कोई व्यक्ति है जो अभिप्रेरित होकर कोई काम करे तो दोस्तों वह शिक्षण में संकेत माना जाता है। क्या माना जाए? जब अभिप्रेरित कैसा है, विद्यार्थी जब प्रश्न पूछेगा तो अभिप्रेरित हो रहा है, प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ पर नहीं पूछा है, जो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण जो नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दोस्तों यहाँ पे बुद्धिमान बालक के जो लक्षण नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, और गलत डी है, बाकी गलत के साथ चला जाएगा। डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि जैसे पहला ऑप्शन है संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो भी आपका सही है। अमूर्त रूप से सोचता है दोस्तों, जाहिर सी बात है बुद्धिमान बालक है तो सोचेगा ही अमूर्त रूप से। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं किसी भी परिवेश में जाते हैं तो अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो बी भी आपका सही होगा, सी भी। तो डी गलत है, तो गलत के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? दोस्तों खाली जगह उसको आपको बताना है। पावलोव को जाता है, कोहलर को जाता है, स्किनर को जाता है, पियाजो को जाता है। तो इसमें दोस्तों जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है आपके पियाजे महोदय के। इनका मानना था दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा पियाजे का मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एक बच्ची है कृतिका जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में बहुत बात करती है। ऑप्शन है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या फिर ऑप्शन बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें जो ए भी आपका गलत होगा, ए भी। तो सी जो है दोस्तों कह रहे हैं
उसके विचारों को विद्यालय मान्यता देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो विद्यालय होता है वह बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके जो विचार है उसे सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है कि बालक बोले कुछ न कुछ। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है दोस्तों? तो ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वह सही होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इसका संबंध, इसके साथ संबंध है? तो संबंध दोस्तों आपका शिक्षा मनोविज्ञान के साथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में अफ्रेड है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में क्या अफ्रेड है? ऑप्शन है पहला, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, इसमें कह रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में अफ्रेड है। अफ्रेड क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसमें सी सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है दोस्तों। अफ्रेड मतलब वही होता है कि आप किसी को प्रोत्साहित करें, किसी अंदर से कोई जागृत हो और खुद से कोई चीज़ पूछे, तो वही होता है शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है दोस्तों। उसके अंदर खुद से सीखने की इच्छा होती है, उसे जबरी नहीं सिखाया जाता। वह ऑप्शन सी इज दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर, खाली जगह है, शब्दावली की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या? ऑप्शन है पहला, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठचर्या का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपकी पाठचर्या क्या है, आपकी रूटीन क्या है, किस तरीके से, तो वही होता है विद्यालय में का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन दोस्तों पाठचर्या प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। पाठचर्या का मतलब यही होता है डेली का रूटीन क्या है आपका। तो ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाओं में दोस्तों खेल पद्धति है वह किस पर आधारित है? हम क्यों खेल खिलाते हैं बालक को? हम सीधा पढ़ाएं ना, हम खेल खिलाने का क्यों प्रयास करते हैं? करें किस पे आधारित है आपको उसको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर अगला ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या फिर अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें कि विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों जो खेल पद्धति होती है बालक उससे बहुत जल्दी सीखता है। उससे जब आप कोई चीज़ खेल के, अभी बालक पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन अगर पहले दिन स्कूल गया हो, उसे आप खूब होमवर्क दे दीजिए, खूब पढ़ा दीजिए, अगले दिन आने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको आप खेला खिलाते हैं, कोई रोचक तथ्य करा दें, मतलब ऐसे चीज़ कराएं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसे वो करना चाहे, तो फिर वह कल अपने आप से आने के लिए तैयार होगा। हम जाएंगे आज भी वही चीज़ होगा। तो इसलिए कह रहे हैं इससे क्या होता है दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। किस पे आधारित है? विकास में वृद्धि पर आधारित है। इससे विकास भी होता है और वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है? कह रहे हैं कि एक बालक है जो अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया को उसी के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सीखने के प्रभाव नियम पर, सीखने की प्रक्रिया या वृत्ति नियम पर, सीखने का तत्परता नियम पर, या फिर सीखने का सदृश्यता नियम पर। तो इसमें आपका जो कि राइट आंसर होगा जो सीखने की सदृश्यता नियम है दोस्तों, यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों सदृश्यता नियम में यही होता है कि बालक पहले जैसा कोई चीज़ देखा रहता है, पहला जैसा कोई चीज़ सीखा रहता है, अगले में उसी तरीके से करने का प्रयास करता है। इसलिए दोस्तों सदृश्यता नियम
जो कहता है यही कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं खाली जगह कह रहे प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों। जो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है उसको आपको बताना है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, आवृत्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। आप अगर प्रतिभाशाली हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। प्रतिभाशाली इसमें नहीं पूछा है, जो भी नहीं आया आप थोड़ा मार्क कर दीजिएगा। कि दूसरों के साथ झगड़ा करना, अब बताइए अगर आप प्रतिभाशाली हैं दूसरों के साथ झगड़ा करेंगे, ये प्रतिभाशाली की निशानी नहीं है कि आप दूसरों के साथ झगड़ा करें। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा और गलत गलत के साथ चला जाएगा। बाकी आवृत्ति में नवीनता, जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सीखे हैं उसमें नवीन विकास करें। जिज्ञासा, कोई चीज़ सीखने के लिए अंदर से जागृत हो, जिज्ञासा हो, सृजनात्मक विचार हो दोस्तों, ये सब आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष जिसको दोस्तों विशेष आवश्यकता है, जिसे विशेष ज़रूरी है, उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है अन्य समान बच्चों के साथ। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा डी। अगर कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, ऐसा नहीं कि उसे हम थोड़ा गाइड कर देंगे लेकिन उन्हें हम अलग नहीं बैठा देंगे, उन्हें हम विशेष विद्यालय की व्यवस्था नहीं करेंगे, अन्य समान बच्चों के साथ हम बैठाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आपका एनसीएफ 2005 भी इसी पे जोर देता है, समावेशी शिक्षा पे ही जोर देता है, जो कि सबको एक साथ लेकर चलने का तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे आकलन में उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली जगह के प्रति सचेत होना चाहिए दोस्तों। आकलन में उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने में के लिए सचेत होना चाहिए। किस लिए सचेत होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, या फिर शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, या फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर अगला लास्ट ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दोस्तों जैसे तुलना करना, जैसे ये सब ऑप्शन आए हैं तो वो पहले ही गलत हो जाएंगे, इसलिए इन सबको आप टिक करिएगा। जिसमें जो आपका राइट आंसर होगा शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। बी इज दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? इससे दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, इस पर हम एक वीडियो आपको बना देंगे जो आपको विकार होते हैं, कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो करें डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार, पठन विकार, या फिर व्यवहार संबंधी विकास, या फिर मानसिक विकास। तो डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया आपका किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया आपका होता है पठन विकार से संबंधित है जो डिसलेक्सिया है। इसमें दोस्तों जो होता है पठन विकार में पुस्तक पढ़ने में, जिससे कि आप कोई चीज़ अक्षर को पहचानने में समस्या होने लगती है, कोई चीज़ पढ़े हैं भूल जा रहे हैं, तो इस प्रकार से समस्याएं होती है। कोई चीज़ अक्षर देखें फिर कोई चीज़ पढ़ें सही पढ़ें, फिर आगे चल के आप भूल गए क्या पढ़ें, तो इस प्रकार से समस्याएं होती हैं डिसलेक्सिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली जगह की भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में? अग्नोन्मुखी, या फिर सहानुभूतिपूर्ण, या फिर तटस्थ, या फिर डी ऑप्शन है दोस्तों नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक माता पिता को यही भूमिका निभानी चाहिए। आप उनको सहानुभूति ना दिखाएं, उनके प्रति तटस्थ ना रहें, या फिर नकारात्मक को तो होगा नहीं। जो ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों वह होगा आपका अग्रोन्मुखी। जो गार्जियन होने चाहिए उनको यही भूमिका निभानी चाहिए, उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें, यह सब करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही है दोस्तों। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। जाहिर सी बात है दोस्तों विकास कभी समाप्त नहीं होता। इसकी स्पीड, सीखने की प्रक्रिया स्लो हो सकती है, तेज़ हो सकती है किसी में, लेकिन आप यह कहिए कि विकास जो है एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए तो समाप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन ये दोस्तों सही होगा निरंतरता का सिद्धांत, लगातार चलने का सिद्धांत ही दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। ये इस दोस्तों राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। जो सीखने का सिद्धांत है दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन है पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो दोस्तों जो सीखने के संबंधित है और जो आपके गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी थे, वो सब सीखने पर जोर दिए, सीखने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा देने पर इन्होंने बहुत जोर दिया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कह रहे हैं किस एज में दोस्तों जो बालक होते हैं अपने समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जो अपने एज के बच्चों के साथ समूह में सक्रिय हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, मतलब कि बहुत एक्टिव हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। दोस्तों यह आपका होगा राइट आंसर डी होगा, किशोरावस्था में दोस्तों इसमें बालक एकदम सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब बस इसमें हम की भावना भी आ जाती है, बालक अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, या इसी प्रकार से समस्याएं होती हैं। किशोरावस्था दोस्तों एक जटिल अवस्थाएं होती हैं जो बालक को बहुत, इसको एकदम दोस्त समझा जाए तो दोस्तों बहुत बालक के लिए बहुत कठिन की अवस्था होती है, इसमें बहुत समझ के कार्य करना होता है किशोरावस्था में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, करें बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलर द्वारा। तो दोस्तों जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई, वह की गई थी दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा। इन्होंने बताया था बच्चों की 4 अवस्थाएं हैं, बौद्धिक अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जिसे 0 से लेकर 2 वर्ष तक बालक में होती है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रिया काल बताए थे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक बताए थे। इसके बाद फिर बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक था, 7 से 11 वर्ष तक आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद बताए थे औपचारिक संक्रिया काल जो कि आपका 12+ कह सकते हैं, या फिर 12+ ही कहिए, 12+ कह सकते हैं, या 12-18 कहते हैं, लेकिन 12 क्योंकि इसके बाद कोई अवस्था थी नहीं तो फिर 12+ ही कहते हैं कि जो 12+ अवस्था है वह आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल होता है। यह चारों अवस्थाएं कौन बताया था, पियाजे ने बताया था। अब यहाँ पे दोस्तों हम सब आज कवर किए आपका जो ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था सीटेट में 2011 में आपका पेपर हुआ था। यह पेपर आपका 26 जून 2011 में यह पेपर हुआ था दोस्तों। इस पर आपको हम डेली जो आपके ऑफलाइन मोड हुए हैं उसको पेपर को डेली कवर कराएंगे। इसमें आज हमने कवर किया CDP को, कल करेंगे EVS को, फिर करेंगे हिंदी को। इसी तरीके से जितने भी आपके टोटल ऑफलाइन मोड में पेपर हुए हैं उसको भी कवर कराएंगे, और जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ है 2022-23 में उसको भी हम कवर कराया जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।